हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की क्लास में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज़ चालू करी जाए, जिसमें स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कि क्लास 11th में जो सबसे बेसिक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो चैप्टर तो सभी स्टार्ट करवा देते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन जो बेसिक्स रह जाते हैं बच्चों के, वो अब उस पर्पज़ के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लिया फटाफट से, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल होता क्या है जिसको मेजर करने वाले हैं। सपोज़ हमारे पास कोई रे है जिसका नाम मैंने दे दिया ओ ए। इसको बोलेंगे हम, ये हमारी इनिशियल साइड है कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक ओ ए नाम की रे थी। सपोज़ मैंने इसको रोटेट करा, रोटेट करने के बाद मैं इस ओ बी वाली पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ। तो अब ये जितना भी मेजरमेंट हम देख पा रहे हैं, जितना भी ये मेजर है, इसको बोला जाता है एंगल। और इस एंगल का नाम दिया जाता है एंगल ए ओ बी। क्या नाम दिया जाता है? एंगल ए ओ बी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। जब कभी भी लगे कि आपको नोट करना है तो आप पहले सुन लीजिए जब भी मैं बोल रहा हूँ, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए सेंस ऑफ एंगल के बारे में। सेंस, क्या एंगल का भी कोई सेंस होता है? बिल्कुल होता है। एंगल को दो तरीके से सेंस किया जा सकता है। सपोज़ ये हमारी इनिशियल रे थी ओ ए, और ये फिर से हमारी इनिशियल रे थी सपोज़ ओ ए। दो केस बना रहा हूँ इसलिए दो फिगर बनाई हैं। सपोज़ मैंने इसको इस तरीके से रोटेट करा कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया सपोज़, और इसको मैंने नाम दे दिया ओ बी। और इस वाले केस में मैंने इसको रोटेट करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका भी नाम मैंने दे दिया सपोज़ ओ बी। तो दो तरीके से मैं रोटेट कर पाया रे ओ ए को। यहाँ पर मैंने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन। और राइट में आप देख पा रहे हो ये थी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी ये। इतना समझ आ गया सेंस क्या होता है? जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि जो ये एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, ये पॉजिटिव एंगल है। और इस केस में हम बोलते हैं कि जो थीटा है वो एक नेगेटिव एंगल है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है नेगेटिव एंगल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। जिसको नोट करना है वो फटाफट से नोट कर लो पॉज करके। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आपको बेसिक्स में ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको बोला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है कि पॉजिटिव है। अब जैसे कि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स लेस देन ज़ीरो है, लेकिन वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन ज़ीरो है और वाई भी लेस देन ज़ीरो है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है और वाई लेस देन ज़ीरो है, बिकॉज वाई नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की सबसे पहला सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में देखिए क्या होता है, हमारे पास वन राइट एंगल की वैल्यू होती है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। ऐसे ही जो 1 डिग्री होता है उसका मतलब होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंटेसिमल सिस्टम।
कौन सा सिस्टम? सेंटेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में भी हमारे पास एक राइट एंगल होता है, और वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 100 ग्रेड्स के। ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होता है तो इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स होते हैं, जिसको हम 100 और एक ऐसे ऊपर डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर 1 मिनट इक्वल होता है 100 सेकंड्स के, जिसको हम 100 डबल डैश या फिर 100 सेकंड्स भी लिख सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी फटाफट से नोट कर लो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम। कैसा सिस्टम? सर्कुलर सिस्टम। ये थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है जो हम पढ़ रहे हैं। इस सर्कुलर सिस्टम में हमें पता होना चाहिए कि 1 रेडियन क्या होता है। सबसे पहले 1 रेडियन की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सर्कल बनाता हूँ। देखिए, सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक रेडियस लिया हमने, और ये भी रेडियस ही होगा। इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क की लेंथ। एल का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाए रेडियस के, अगर लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाए? रेडियस के। मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी कितना है? ये लेंथ भी आर है। उस केस में इधर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। इस एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन। क्या बोला जाता है? 1 रेडियन, जिसको हम 1 और उसके ऊपर छोटे से c से डिनोट करते हैं। तो 1 रेडियन एंगल का मतलब समझ में आ गया? 1 रेडियन एंगल का मतलब होता है कि जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस केस में सेंटर पे जितना भी एंगल बनता है उस एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन। इसको फटाफट से नोट कर लो। आई होप अब तक तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब एक थ्योरम लिखो आप। थ्योरम बहुत ही छोटी सी है, इजी सी है, कि रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन क्या है? एक कांस्टेंट एंगल है। हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। इसके लिए भी देखिए, हम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में इधर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो मैंने इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया। अब एक और पॉइंट होगा सर्कल पे, उस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया। क्लियर हो गया इतना? अब हमको ये पता है कि जो ये एंगल ए ओ पी है, ये जो एंगल ए ओ पी है, ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दो रेडियस, ये रे दो रेडियस और एक लेंथ ऑफ आर के बीच में बना है। तो इस रेडियस को मैंने आर बोल दिया। अब सपोज़ लेंथ ऑफ आर्क मैंने उतनी ही ली जितना रेडियस है, उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 1 रेडियन। कितना एंगल बन रहा है? 1 रेडियन। अब इस ओ ए को मैं पीछे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कुछ गलत बात नहीं है, करा जा सकता है पीछे प्रोड्यूस। इसको मैंने नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया? बी। अब एक बात बताओ, जब कोई भी सर्कल होता है उसमें जितना भी एंगल बन रहा होता है, ये एंगल जब बना तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी? जब मैंने एंगल को बढ़ा दिया तो लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ गई। जब मैंने एंगल को और बढ़ा दिया तो लेंथ ऑफ आर्क और बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ती चली जाती है। तो इस बात का ये मतलब होता है कि एंगल जो बनता है सेंटर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ आर्क के। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ए ओ पी अपॉन एंगल ए ओ बी का रेशियो होगा, एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ बी, ये पूरा वाला जो एंगल है, इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा लेंथ ए पी अपॉन लेंथ ए बी के। लेंथ ए बी का मतलब है ये। अब ए बी से आप लोग ये भी समझ सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे बस एक आर्क लिख देता हूँ कि आर्क ए पी अपॉन में आर्क ए बी। क्लियर हो गया इतना? अब आर्क ए बी की वैल्यू कितनी है हमको पता है, कितनी है? आर है। और आर्क ए बी ये जो है ये कितना होगा? ये होगा सरकमफ्रेंस का हाफ। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का अगर हम हाफ कर दें, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, 2 पाई आर का अगर हम हाफ कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है? पाई आर। इसीलिए आर्क ए बी की जो लेंथ है हम इसको बोल सकते हैं कि ये होती है पाई आर। तो यहाँ से एंगल ए ओ पी की वैल्यू भी पुट करी जा सकती है। हमें पता है एंगल ए ओ पी कितना आया था? 1 रेडियन था। और नीचे आ जाएगा एंगल ए ओ बी,
और एंगल ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो वो भी हम पुट कर सकते हैं कि 1 रेडियन अपॉन में 180 डिग्री इज इक्वल टू, आर से तो आर कट गया, नीचे बचेगा 1 अपॉन में पाई। तो यहाँ से हमने देखा कि 1 रेडियन की वैल्यू आ गई है 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई, और ये डिग्री में है। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्योंकि आ गई है 180 अपॉन में पाई, 180 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल, 1 रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 अपॉन में पाई डिग्री। मतलब जब कभी भी आपको 1 रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज कभी भी आपको सपोज 2 रेडियन निकालना है कि 2 रेडियन की वैल्यू बताओ भाई, तो हमको पता है 2 रेडियन को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 अपॉन में पाई, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। सपोज़ आपको 10 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो 10 रेडियन को लिखा जा सकता है 10 इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन को कैसे चेंज करेंगे 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से कभी भी आपको रेडियन दे रखा है क्वेश्चन में और आपको डिग्री में चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास आ गया है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 अपॉन में पाई। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इसको हटा रहा हूँ फिर मैं। फिर एक और बात, सपोज़ आपके पास कभी कोई सर्कल गिवन हो इस तरीके से, इसमें हमने बोल दिया कि सपोज़ ये सेंटर है, इसका नाम मैंने ओ दिया, इसका नाम मैंने ए दे दिया, ये पी हो गया है और ये क्यू हो गया है। लेटस से कि ये जो ए पी वाली लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर के ही इक्वल है, मतलब ये आर और ये आर तीनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा, एंगल ए ओ पी, वो होगा 1 रेडियन पक्का। कहा जा सकता है ऐसा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो एंगल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, लेंथ ऑफ आर्क के। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम रेशियो निकालें एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ क्यू का, तो वो हो जाएगा आर, क्योंकि एंगल ए ओ पी जो है, ये वाला एंगल ए ओ पी, इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, आर है। अब एंगल ए ओ क्यू की लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, एंगल ए ओ क्यू तो ये है, इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क कुछ होनी चाहिए, वो हमें पता नहीं है। एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। सपोज़ मैंने एल मान लिया, इस लेंथ को क्या मान लिया, एल, तो मैं इधर एल लिख सकता हूँ। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं एंगल ए ओ पी की। हमें पता है एंगल ए ओ पी कितना बन रहा था, बताओ। एंगल ए ओ पी बन रहा था 1 रेडियन, तो 1 रेडियन अपॉन में एंगल ए ओ क्यू इज़ इक्वल टू आर अपॉन में एल। तो एंगल ए ओ क्यू इंटू आर, आर को मैं इधर लिख देता हूँ, एंगल ए ओ क्यू इंटू आर इज़ इक्वल टू एल इंटू वन, एल इंटू वन तो 1 ही होगा। तो एंगल ए ओ क्यू कितना आ गया हमारे पास, एल अपॉन में आर। तो कंक्लूजन ये निकला कि सेंटर पर जो भी एंगल बनता है, सपोज़ हमने उसको थीटा बोल दिया, तो वो इक्वल होता है एल अपॉन आर के। और थीटा यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, ये थीटा था, ये थीटा, तो थीटा किसके इक्वल आ गया है, एल अपॉन में आर के। जहाँ पर थीटा किस में था, रेडियन में कि एंगल डिग्री में, ये जो थीटा था वो था रेडियन में। तो जब कभी भी हम थीटा इज़ इक्वल टू एल अपॉन आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि थीटा किस में है, रेडियन में। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आप हेडिंग क्या डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर, ये हेडिंग डाल सकते हो आप इसके लिए कि हमने रिलेशनशिप को डिराइव कर दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं? ओके। अब आइए वापस, थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन में पाई डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पाई और 1 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, क्योंकि पाई और 1 को मल्टीप्लाई किया तो पाई रेडियन ही आएगा। अब अगर मैं दोनों साइड 180 से डिवाइड कर दूं, मतलब 180 डिग्री को भी मैंने 180 से डिवाइड कर दिया और पाई रेडियन को भी मैंने 180 से डिवाइड कर दिया, तो 180 से 180 कैंसिल, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। समझ आ गया? सपोज़ कोई बोले 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू हमको पता है पाई अपॉन में 180। तो इसको सॉल्व करके ये रेडियन में आ जाता है हमारे पास आंसर। सपोज़ कोई बोले 10 डिग्री को तुम चेंज करके बताओ रेडियन में, तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से,
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और वो रेडियन में आ जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। सी हमेशा डिफ़ॉल्ट केस में होता है रेडियन में। तो अगर आप सपोज़ 10 रेडियन लिखना चाहते हो तो 10 सी भी लिख सकते हो और 10 सिंपली 10 भी लिख सकते हो। 100 रेडियन लिखना चाहते हो तो 100 रेडियन की जगह 100 सी लिख दो, चाहे 100 लिख दो, बात एक ही होती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपको एक रिलेशन और बता देता हूँ। ये हो सकता है आपसे एमसीक्यू में कभी पूछ ले। रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। रिलेशन बताना है थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में। तो डी हमने पढ़ा था, डी डिग्री होती है। तो डी अपॉन 90 इक्वल होता है जी अपॉन 100 के, जी ग्रेड्स होता है। और ये इक्वल होता है 2r अपॉन में पाई के, जहाँ पे r हमारा रेडियन होता है। समझ में आ गया? ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। फटाफट से इसको नोट कर लो। आई होप आपने ये कंसेप्ट अब तक अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे मैं थोड़ी देर में एक और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आज हो पाता है तो आज कर दूँगा, नहीं तो फिर मैं कल कर दूँगा। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से अगर एंगल डिग्री में होता है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, और अगर एंगल रेडियन में होता है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तब तक प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है विनीत भारद्वाज मैथ्स। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।